हाँ बच्चों, आज हम लोग ठीक है पहले पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या का। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपका है, ठीक है, कि 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 95 और 52 की अगर हम बात करें तो आप क्या करिए, 95 का गुणनखंड करिए। तो अगर 95 का गुणनखंड करेंगे तो सबको पता है कि 95 का गुणनखंड हो जाएगा 19 × 95, 19 गुणते क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं 152 के गुणनखंड में, 152 के गुणनखंड में न तो 19 आने वाला है और न तो 5 आ जाएगा। तो 152 का गुणनखंड आपको चेक कर लीजिए। तो अगर 152 को देखते हैं, ठीक है ना, अब 152 को आप 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1, अब फिर कितना बचा 2, तो 2 × 6 12, कितना हो गया 76। 76 जो है 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 76 का आधा कितना होता है 38, 38 गुना 76, 38 किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 19। तो यहां भी 19 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 95 के गुणनखंड में भी 19 है, ठीक है ना, और 152 के भी गुणनखंड में 19 है। तो क्या दोनों के गुणनखंड में 19 कॉमन है क्या, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 19। सही उत्तर क्या होगा 19। कोई दिक्कत? तो आपको उभय गुणनखंड निकालना है। अगला प्रश्न, n की घात, n बराबर दिया है 2 की घाते n, 3 की घाते 4, 5 की घाते 4 गुणते 7। तो n में निरंतर शून्य होंगे। निरंतर माने लगातार कितने शून्य होंगे। देखिए शून्य को लाने के लिए 2 और 5 चाहिए, क्या चाहिए, तो 2 पंचे 10 होगा तो 1 0 आएगा। तो अगर 2 और 5 का 1 जोड़ा है तो 1 0, 2 और 5 के 2 जोड़े हैं तो 2 0। और आप अगर देखें ध्यान से, ठीक है ना, तो बताइए यहां पर जो है 2 कितनी बार है, अब 5 कितनी बार है, तो क्या 3 बार जोड़ा बन सकता है, 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन सकता है, तो 0 कितनी बार आएगा 3 बार। यही प्रश्न का उत्तर होगा। समझ आ गया सबको, क्योंकि 1 2 1 5 तो 1 0, 2 2 2 5 तो 2 0, अब 3 ठो 5 और 3 ठो क्या रहे 2 भी रहे तो 3 0। तो आप बताइए 3 ठो है कि नहीं 2, अब 5 भी 3 बार यहां से निकल ही जाएगा, तो 3 बार दोनों हो गए यानी 3 0 बना देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 3, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अगला देख लें, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप 196 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से काट दीजिए, तो 2 9 18, 2 8 16, यही आएगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 49 दूना 98 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 7 49, 7 1 7, तो इसको लिखा जाए तो 2 की घाते क्या हो जाएगा 2, 7 की घाते क्या हो जाएगा 2। पूछा क्या है 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, तो घातों का योग 2 2, तो 2 और 2 4 आ रहा है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, तो क्या करिए आप जो है 144 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 72 दूना 144 होता है ना, और 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 होता है, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 होता है, और 18 को काटेंगे 2 से कितना आएगा 9। अब देखिए अब 2 नहीं आएगा, हमें 2 की घात बतानी है। तो आप लोग बताइए 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ध्यान देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ठीक है ना, कि 126 और 169 का HCF जो है 13 है। HCF कितना है
इनका जो एलसीएम आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है संख्याओं के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या आपकी कौन कौन सी है, संख्या 26 है और क्या है 169। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, एलसीएम क्या है नहीं पता, एक्स मान लीजिए। अब ये 13 गुणा में उधर गया तो x बराबर हो जाएगा 26 गुणते 169 बटे 13 एक कम 13 और 13 दूना। अब 169 का दूना कर दीजिए तो 169 का दूना यही लगी रहा है, बाकी कोई लग रहा है क्या भाई? 13 हो नहीं सकता 169 का दूना, 52 हो नहीं सकता, 26 हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 338। तो अगला प्रश्न सब लोग देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेम इसी प्रकार के फार्मूले का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि, अच्छा ये वाला है, a बराबर 2 की घाते 3 है और गुणते 3 है, b बराबर 2 गुणते 3 गुणते 5 है और c बराबर 3 की घाते n है। क्या है 3 की घाते n। कह रहा है इन सब का जो लघुत्तम समापवर्त है यानी लस है 2 की घाते 3 है, 3 की घाते 2 है और गुणते 5 है, तो कह रहा है n का मान क्या होगा। अब प्रश्न देख के आप लोग चकरा गए होंगे कि n का मान क्या होगा ना, तो n का मान क्या बता सकते हैं आप लोग, बताइए क्या हो सकता है n का मान। देखिए आप देखिए n है कहां, तो n किसकी घात पे है 3 की घात पे है, और यहां 3 की घात पे क्या है 2। और आप जानते हैं कि अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है लस, अधिकतम घात ही क्या होती है। तो देखिए 3 की यहां न्यूनतम घात 1 है और चूंकि आंसर में 2 दिया है, इसका मतलब कि 3 की यहां अधिकतम घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा 2 होगा। सुना आपको कल ही बताए थे हम, ठीक है, कि लसा का मतलब होता है गुणनखंड के अधिकतम घात। तो चूंकि अब हमारे आंसर में 3 की घाते 2 आया है और यहां 3 की घाते 2 कहीं नहीं है, मतलब n वाला ही अधिकतम माना जाएगा, इसलिए यहां पे n का मान क्या होगा 2 होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला सवाल, यदि a तथा 18 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 36 है, a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, a और 18 का जो एचसीएफ है 2 है, तो कह रहा है कोई संख्या किसके बराबर होगा। देखिए आप लोग सूत्र जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणते, तो वो 2 संख्याएं क्या है 18 और a, तो 18 और a का जो गुणनफल है बराबर होगा म स गुणते। अब बताइए म स कितना दिया हुआ है, तो म स 2 दिया है, अल्लाह सा कितना दिया है, तो क्या 2 गुणते 36 लिखने में कोई दिक्कत, 18 एक कम 18, 18 दूना तो 2 दूनी, तो बस ए का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या 4 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को ऐसे ऐसे के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां x और y क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपसे कह रहा है HCF ब्रैकेट में a कामा b यानी a और b का HCF क्या होगा। तो HCF मतलब जो दोनों में न्यूनतम घात हो, दोनों में कौन सी घात हो न्यूनतम घात। तो देखते हैं HCF क्या होगा, तो लिख दें हम HCF। अब न्यूनतम घात देखिए x की घात यहां कितनी है और यहां x की घात 1, तो यहां घात 3, यहां x की घात 1, तो न्यूनतम x की घात 1 होगा, इसलिए लिखा जाएगा x। बताइए y की घात क्या है और यहां y की घात, तो कम कौन है 2 वाला, तो ये आपका आंसर होगा xy²। क्या होगा, तो यहां पे जो मास है होगा xy²। कोई दिक्कत। और अगर ये लस पूछता तो अधिकतम घात लेते, जो दोनों में ज्यादा होता उसे लेते। कोई दिक्कत। चलिए ये प्रश्न हो गया आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। बता चुके हैं कि 2 परिमेय संख्याएं हैं, 0 उसमें परिमेय नहीं होना चाहिए, बस 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल, गुणनफल, भागफल, अंतर हमेशा अपरिमेय ही होगा। हाँ बस परिमेय वाला 0 नहीं होना चाहिए ना। तो 2
अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें और चाहे भाग करें, उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब क्या कर रहा है ऑप्शन सुनिए, सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय हो सकता है, कुछ कही नहीं पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदैव अपरिमेय। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, फिर से वही प्रश्न, चाहे योगफल हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे भागफल हो, चाहे अंतर हो, अगर एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहां अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है बहुत बड़ी संख्या है कि 145 87 ऊपर है और नीचे है 1250, तो कह रहा है इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? दशमलव के बाद तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि यहां नीचे है 1250, क्या है? और आप जानते हैं 1250 का मतलब होता है 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, यही होगा। 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625 गुणते 2 1250, यही इसका गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत? तो 5 कितनी बार आया है? 4 बार। 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, ठीक है ना। और एक बार 5 और 2 का जोड़ा बन गया। अब यहीं से आपको लगाना है दिमाग कि कितने पर समाप्त होगा। देखिए 2 पंचे क्या होगा? 10। 2 पंचे अगर 10 होगा, ठीक है ना, तो ये तो एक अंक के बाद लग जाएंगे, गुणा कर लीजिएगा। 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, ये नहीं आएगा। और 625 पंचे दूना 1250, तो जो 5 है वो केवल 4 बार आएगा, तो 1 2 और 5 मिलके क्या बन जाएगा? 2 पंचे 10, तो दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा। कितना? अब फिर 3 5 है, तो जितने 5 हैं उतने फिर अंक हो जाएंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएंगे? 4, तो दशमलव के बाद कुल 4 अंक आएंगे, क्योंकि गुणनखंड में 5 4 बारी है, 4 बार 5 है, लेकिन 2 पंचे 10, वो 1 0 बना देगा, दशमलव के बाद एक अंक बना देगा। और 3 तो 5 बच गए, तो 3 तो 5 फिर बनाएंगे दशमलव के बाद 3 अंक, तो 3 और 1 4 अंक टोटल होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हर के 2 की घाते यम गुणते 5 की घाते n के रूप में लिखने के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 का 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा? अब देखिए यहां पे 1400, पहले आप सरल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? तो अगर हम सरल करेंगे तो क्या 1458 2 से कट जाएगा? तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 758 का आधा क्या होता है? 29 आ जाएगा। अब बटे 1250 का आधा क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 625 केवल 5 से कटेगा और ऊपर वाला संख्या 5 से कभी नहीं कटेगा। तो बताइए 625 के गुणनखंड में 5 कितनी बार? अभी लिखे हैं 4 बार। तो अगर 5 जो है 4 बार है तो दशमलव के बाद 4 अंक 100% आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या कौन होगी? देखिए शांत प्रसार उसी का होगा जिसके हर में केवल 2 5 है। क्या है? केवल 2 5। 2 5 के अलावा कोई और आ गया वो शांत कभी नहीं हो सकता। तो चेक कर लीजिए। देखिए 164 का गुणनखंड करिए, तो 164 का करेंगे आप लोग, तो 164 का करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 82। अब 82 को 2 से काटेंगे कितना आएगा? 41 आ जाएगा। और 41 अब ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा 30 का गुणनखंड करिए तो 2 आएगा, गुणते 3 आएगा, गुणते 5 आएगा, यहां 3 आ गया, इसलिए भी नहीं हो सकता। हाँ 625 आपको दिख गया होगा, 625 के गुणनखंड में केवल 5 5 5 आएगा। इसका मतलब इसी का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? 227 बटे 625 का। तो शांत उसी का होता है जिसके हर में केवल और केवल क्या हो? 2 और 5 हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी।
देखिए शांत दशमलव में वही होगा जिसके गुणनखंड में केवल 2 या 5 आए या दोनों आ जाए। तो आप जानते हैं कि 625 पंचे होता है 3125 ना, तो इसके गुणनखंड में केवल 5 और 5 आएगा। अब केवल 5 और 5 आएगा तो उसका दशमलव प्रसाद शांत 100% होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है 616 और 32 का HCF क्या होगा? HCF माने जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 616 और 32 में कभी भी ये तो कॉमन होगा नहीं, लसा कहता तो हो सकता है ये होता है उनका गुणनफल। 616 भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि HCF दोनों से कम ही होगा। अब चेक करिए कि क्या दोनों में 32 कॉमन है कि 8 कॉमन है? 8 तो कॉमन होगा, 8 चौके 32 और यहां क्या हो जाएगा? 8 नवाई 8 6 क्या हो जाएगा? 48 और 8 नवाई क्या होगा? 8 नवाई पता ही नहीं है। 8 6 48 हो गया, ठीक है, और 8 से 56, तो अगर 7 बार जाएंगे 56, ये 8 से तो कट जाएगा। अब चेक करिए 32 से कटेगा कि नहीं, 32 से कटेगा कि नहीं, तो अगर 32 से कट जाएगा तब तो आंसर 32 होगा। अब 32 से नहीं कटेगा तो आंसर 32 नहीं होगा। भाग कर चेक कर लीजिए 32 से कटेगा कि नहीं, तो कभी कटेगा नहीं। देखिए 32 एक कम 32 कितना बचा? तो 11 में से 2 गया 9, यहां 5 में से 3 गया 2, 29 हो गया 6। अब कितनी बार जाए? बहुत करेंगे आप 8 बार जा सकते हैं। कितनी बार? 8 बार जाइए, तो 8 दूनी 16 का ही हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25। आप देख पा रहे हैं कि शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। दोनों में कॉमन क्या होगा? 8 ही कॉमन होगा। 8 चौके 32 और 8 से 616 कट जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 8। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? देखिए 140 का आपको गुणनखंड करना है, ठीक है ना, तो 140 का गुणनखंड करना है। 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 70 दूना 140। 2 से काटना है तो 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 5 से काटिए तो 5 से 35 हो जाएगा, और 7 से काटिए तो 1। ये सबको आता है। 2 कितनी बार? 2 बार, इसमें दिख रहा है। 5 कितनी बार? 1 बार, इसी में दिख रहा है। 7 कितनी बार? 1 बार, इसी में दिख रहा है। कोई दिक्कत? तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या? अगला सवाल है 15 18 24 का लस। 15 18 24 का, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो ये तीनों क्या करें, उसको विभाजित कर दें। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो लसा निकाल सकते हैं। तो लसा निकालना सब जानते हैं, चलिए आप ही तरीके से निकालते हैं। 15 18 और क्या है 24। तो देखिए निकालते कैसे हैं? 15 18 24। अक्सर इसमें आप लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से पहले काट लिए, 2 से काटेंगे तो ये 15 भी रहेगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये क्या रहेगा 3। और आप जानते हैं कि 9 को काटने के लिए 2 तो 3 चाहिए ना। अब 5 को 15 काटने के लिए 5 ही आएगा। आप कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36 तियां, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियां 72। अब 72 पंचे 360, 72 पंचे 300, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 360। अगला, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है? तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिस पे करणी लगा हो। देखिए करणी में 25 का मान 5 हो जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं है। हाँ, 5 माइनस करणी में 3, ये आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अगला 3125 का घातांक रूप। देखिए जब भी घातांक रूप आपसे पूछे तो आप क्या करिए 3125 का गुणनखंड कर लीजिए।
तो 5 से काटेंगे तो 625 पंचे 125 होता है। अब 5 से काटिए तो 125 पंचे 625 होता है। फिर 5 से काटिए तो 25 पंचे 125 होता है। और फिर 5 से काटिए तो 5 पचे होता है। और फिर 5 से काटिए तो 1। बताइए 5 कितनी बार आया? तो 5 घाते 5 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 306 और 657, 306 और 657 का HCF जो है 9 है। HCF क्या है? तो कह रहा है इनका LCM क्या होगा? तो LCM क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मस। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, तो बताइए दोनों संख्याएं क्या है? 306 और 600, तो 657 है। ठीक है, तो 306 है और 657। चलिए अब हम लोग का सवाल है कि यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक है, और तब संख्याओं का जो है LCM क्या होगा? तो आप जानते हैं सूत्र होता है HCF गुणते LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल ना। तो LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बताइए? तो एक 306 है और एक क्या है? और बटे मसा कितना है? 9। अब 9 एक कम 9 और 9 सत्ते 63, बचा 2 और 3 नवा 27, 9 3 27। तो 306 में आप 73 का गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 22,338। कोई दिक्कत? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अब निम्न में शांत दशमलव है, तो शांत उसी का होगा जिसके गुणनखंड में केवल 2 और क्या 2 और 5 है? क्या है? क्या है? सही उत्तर क्या होगा? 35/50। समझ में आ गया? चलिए निम्न में परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या देखिए, करणी में 31 अपरिमेय होगा क्योंकि करणी के बाहर नहीं निकल सकता। करणी में 5 अपरिमेय है क्योंकि करणी के बाहर नहीं निकल सकता। करणी में 11 अपरिमेय है क्योंकि करणी के बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, करणी में 23, करणी में 23 काट देंगे तो बचेगा 3। ये आपका सही आंसर होगा। 3 एक परिमेय संख्या न है। अरे करणी में 23 प्लस का, करणी में 23 माइनस का कट नहीं जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। 3 परिमेय न है। समझ आ गया? अगला, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं, a का मान इतना दिया है x की घाते 5 y स्क्वायर, अब b का मान दिया है x क्यूब y का क्यूब, तो कह रहा है इनका HCF क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, यानी न्यूनतम घात। तो HCF लिख देते हैं हम लोग। अब बताइए x की घात यहां कितनी है और यहां दोनों में कम कौन है? 3। y की घात कितनी है और y की घात कितनी है? दोनों में कम कौन है? तो 2 वाला है। तो यही आपका HCF होगा। HCF हो जाएगा x की घाते 3 और y की घाते 2। आंसर नंबर। अगर आपसे LCM पूछ लेता तो अधिकतम घात आपका 5 है तो x की घाते 5, अधिकतम घात 3 है तो x की घाते 3। तो x की घाते 5 x की घाते 3 कब होता? अगर LCM पूछता तो। HCF पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। बात समझ में? तो ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है कि दो संख्याओं कौन है भाई? तो a और b का HCF 5 है, LCM 200 है, तो a और b का गुणनफल क्या होगा? क्या याद है सबको? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते, तो 200 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 1000 होगा, तो 1000 आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल, 22/7 माइनस पाई क्या होगा? शून्य होगा कि एक परिमेय होगा कि एक अपरिमेय होगा कि एक प्राकृतिक संख्या होगा? देखिए अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ऐसा है पाई का मान 22/7 होता है, लिख के काट दे 0 आ जाए। नहीं, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, तो यह शून्य कभी नहीं हो सकता। अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, अब 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो तो घटाना क्या होगा? अपरिमेय।
तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बी नंबर, एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में। धन पूर्णांक 6a + 5 के ठीक पहले, तो ठीक पहले लाने के लिए एक घटा दें। अगर ठीक पहले पूछे तो ये क्या करें? तो बताइए 5 में से एक घटाएंगे तो उत्तर होगा 6a + 4। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक पहले तो एक घटा दीजिए, तो 6a + 5 में से एक घटाएंगे तो 6a 4 आ जाएगा। और ठीक बाद का पूछे तो 6a + 5 + 1 यानी प्लस का 6 हो जाएगा। तो ठीक बाद वाली संख्या अगर कोई पूछता आपसे तो वो हो जाता 6a + 6 हो जाता। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिएगा इसको। अगला सवाल, अपरिमेय संख्या कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। क्या 22/7 अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है। क्या पाई अपरिमेय है? बिल्कुल हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? कुछ लोग बच्चे इसको सोच रहे होंगे, नहीं भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5/4 परिमेय हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? पाई। कोई दिक्कत? अगला देखा जाए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, दो संख्याओं का एचसीएफ तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? देखो यमज यानी जुड़वा अभाज्य, सहअभाज्य, भाज्य, संपूर्ण संख्या है। नहीं, सहअभाज्य बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यदि हर के गुणनखंड क्या हो? 2 और 5। देखिए तो 2, 3 या 5 गलत है, 3 नहीं होना चाहिए। 2 या 3 गलत है, 3 या 5 गलत है, 2 या 5 केवल सही बात है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, 23/2 की घाते 5 की घाते को का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। अब केवल 2 और 5 है तो शांत ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है 99, 153 का मसा जो है 9 है तो इनका लसा क्या होगा? देखिए अगर आपको मसा दिया है, अल्लाह से पूछ ले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा, यही क्या होगा? लसा। तो लसा होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 99 गुणते 100 अब बटे मसा कितना है? 9। 9 1 कम 9, 11 9। 11 का ट्रिक बताएं आपको, अंतिम में 3 है तो 3 लिखिए, 5 3 5 1, अंतिम में क्या हो गया? 1। 1683 गुणा कर लीजिएगा, 1683 आएगा। ट्रिक बताए हुए हैं आपको वीडियो में। अगला सवाल देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 132 और 288 का जो है लसा 3168 है, ठीक है, तो इनका मसा क्या होगा? तो देखिए यहां भी आपको यही करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा लसा, यही क्या हो जाएगा? तो आप क्या करिए, 132 है, ठीक है, लिखिए 132 गुणते 288 अब बटे लसा कितना है? 3168। क्या सरल कर लेंगे? तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा? अब देखिए 144 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 144 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 72 दुना 144, 2 से काट दिए 36 दुना, और 2 से काट दिए 18 दुना, 2 से काट दीजिए 9 दुनी, अब 3 3, तो 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो घात 4 हो गया। अब 3 कितनी बार आया? तो 4 2, तो घातों का योगफल क्या होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत? ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 26 और 156 का लसा जो है कितना है? 56 है, तो मसा क्या होगा? 26 ही होगा। अरे दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल तो आपका यही हो जाएगा 26 गुणते 156, अब बटे क्या कर दीजिए? लसा, और यही ना होगा बराबर है सीएफ मसा के, तो 156 से 156 कट गया, क्या होगा?
26 इसका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अब क्या होगा? तो आप जानते हैं कि a और b का जो गुणनफल है उनके मसा और लसा गुणनफल के, तो a और b का गुणनफल बराबर मसा गुणित लसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अगला देख लीजिए, ठीक है। अगला है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी तो कितनी होती है? बहुत सारे। किसी भी संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे अगर लिख दे हम 1/2 तो इसे हम लिख सकते हैं 2/4, काट लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 8/16, काट लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं 16/32। तो ऐसे तो हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अपरिभाषित। किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत संख्याएं होती हैं तो अनंत माने अपरिभाषित। अनंत का लोकल लैंग्वेज होगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट। तो ठीक है ना, इसका उत्तर होगा अपरिभाषित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन होगा? करणी में 9, तो करणी में 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बाकी सबके सब क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय यहां पे कौन होगा? अगला, परिमेय संख्या 17/2 की घाते 2 × 5 का दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद समाप्त होगा? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कितने अंक के बाद समाप्त होगा? तो 2 दूनी, अब 5 चौके तो 20 हो गया। 0 है तो 1 अंक के बाद, अब 2 है तो फिर 1 अंक के बाद, तो कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद समाप्त होगा, इसे उत्तर क्या होगा? बी। भाग कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में भागफल कितना, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त हो? तो शेषफल 5 बचेगा, तो आप कोशिश करिए शेषफल 5 ना बचे, तो 5 घटा दीजिए। क्या करिए? तो 5 यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 240। अब 5 यहां से घटाएंगे तो 1032। अब बताइए इनका आप क्या निकाल लीजिए? इनका मौसा निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कि 24 दहा में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर 24 ही होगा। आप चेक कर लीजिएगा, दोनों का मौसा निकालिए, जो होगा उत्तर। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मौसा निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लसा निकालना है। अब कह रहा है शेषफल जितना बचे उसको उतना घटा दिया करिए। शेषफल 5 बचे तो शेषफल पहले घटा दिए, तब उनका क्या निकाल लीजिए? मौसा। मौसा निकालिएगा 24 आएगा। अगला, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, तो सहअभाज्य का मतलब उसमें कुछ कॉमन ना हो। बताइए 18 25 में कुछ कॉमन है? नहीं है। 5 15 में है। 5 एकम 5 5 7 एकम 7 7 त्रिक 31 एकम 31 और 31 तिया 93। सही उत्तर क्या होगा? 18 और 25, क्योंकि 18 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला, परिमेय संख्या 23/2 की घाते 2 × 5 के दशमलव प्रसार का अंत होगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? देखिए 2 दूनी 4 पंचे, तो 1 0 है तो 1 अंक फिक्स, और 1 2 बच गया तो 1 अंक फिर फिक्स, तो 1 और 1। अब भाग कर लीजिएगा, तो दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंकों के बाद, ठीक है, तो सही बात है, दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे और फिर समाप्त हो जाएगा। अब भाग कर लीजिएगा 23 में 20 का। अच्छा प्रश्न था। अगला सेम प्रश्न, ठीक है, 43/2 की घाते 3 × 5 के दशमलव प्रसार का अंत होगा ना। तो बताइए अगर आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे, देखिए 40 में 0 निकाल दीजिए अलग, क्या बचा? 4। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणते, तो 1 अंक ये देगा, 1 अंक ये देगा, 2 अंक और 1 अंक 0 देगा। कितने अंक? तो दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। कोई दिक्कत? अब अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जिसके अंत में केवल क्या है? हर में 2 और 5 आए, तो हर में 2 और 5 किसके आ रहे हैं? 16 और 80 के। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि n² - 1 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखिए अगर सम संख्या लेंगे, ठीक है ना, तो सम संख्या लेंगे तो आप जानते हैं सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या आएगा, और सम संख्या में से 1 घटाएंगे तो विषम हो जाएगा, और दुनिया की कोई भी सम संख्या 8 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अगर
सम संख्या इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो प्राकृतिक संख्या भी इसका उत्तर, क्योंकि प्राकृतिक में भी सम संख्या आएंगी। बात करते हैं विषम संख्या की, तो अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। अब विषम संख्या में से 1 घटाएंगे तो सम संख्या आएगा, और सम संख्या को 8 से कटने की गुंजाइश है, तो अतः बी ऑप्शन यहां पे सही हो सकता है। ए की कोई गुंजाइश, तो ये विषम संख्या n हो सकता है। कोई दिक्कत? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक करणी में 3/2 है, तो क्या है? परिमेय संख्या? नहीं, ये करणी लगा हुआ है तो परिमेय कैसे हो गया? पूर्णांक? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक अपरिमेय संख्या, तो अगर करणी लगी हुई है किसी संख्या पे तो अपरिमेय होता है। बात समझ में आ गया? अगला अपन देखते हैं, कहा जा रहा है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत या अशांत होगा। सही बात है, हमेशा शांत या, देखिए, या तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और या तो अशांत आवर्ती होता है। तो सही बात है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते कि किसका शांत होगा कि किसका अशांत, दोनों हो सकता है भाई, अलग अलग संख्याओं का। अगला सवाल कह रहा है कि -1 की घाते n प्लस -1 की घाते 4n बराबर 0 है, तो क्या होगा? देखिए यहां पे n क्या होगा? तो देखिए, पहली बात कहें कोई पूर्णांक, तो कोई पूर्णांक होगा तो 0 तो नहीं आएगा। आप देखिए, एक सम प्राकृतिक संख्या, तो अगर हम n को सम कर देंगे तो ये भी प्लस में आएगा, क्योंकि -1 की घात सम कर दिए तो उत्तर प्लस में आएगा, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर कभी 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, विषम प्राकृतिक संख्या सही होगा, क्योंकि अगर n का मान विषम रखेंगे तो इसका आएगा -1। अब विषम संख्या में 4 का गुणा कर देंगे तो सम संख्या, और सम संख्या की घात अगर -1 की घात सम संख्या है तो इसका क्या आएगा? +1 आएगा। अब -1 +1 कट के क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा विषम प्राकृतिक संख्या। विषम होने से ये माइनस में आएगा और ये एक माइनस में और एक प्लस में, तो कट के 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल बहुत अच्छा है, 5.2333 ... ये क्या होगा? तो पूर्णांक बिल्कुल नहीं, दशमलव लगाया तो पूर्णांक कहां से हो जाएगा? अगला अपरिमेय नहीं, अगर दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय होता है। क्या होता है? तो देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी परिमेय। कोई दिक्कत? और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शांत आवर्ती। शांत आवर्ती वाली संख्याएं क्या होती है? परिमेय। कोई दिक्कत? मतलब अशांत आवर्ती परिमेय। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 77 और 85 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 5 शेष, तो 77 में से 7 घटा दो तो क्या आएगा? 70। अब 85 में से 5 घटा दो तो क्या आएगा? 80। जब भी सवाल में बड़ी से बड़ी आपसे पूछे तो आप क्या निकालेंगे? मस। और छोटी से छोटी पूछे तो आप बताइए 70 और 80 का मस 10 नहीं होगा? 10 सत्ते 70 और 10 अट्ठे, कोई दिक्कत? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल बड़ा खतरनाक है, 2 ऑप्शन नीचे मिलेगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा? तो विषम संख्या का रूप q होगा? जरूरी नहीं है। q+1 होगा? यह भी जरूरी नहीं है। हाँ, दुनिया की कोई संख्या हो, अगर उसमें, ठीक है, अगर उस संख्या में क्या किया जाए कि 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो यही क्या माना जाएगा? विषम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? याद कर लीजिए, किसी भी विषम संख्या का जो मानक रूप होता है क्या होता है? 2q प्लस q की जगह पे आप n भी कर सकते हैं। चलिए q का मान रखिए 0, क्या रखिए? तो 2 में 0 गुणा करेंगे कितना बचेगा? 1। एक विषम संख्या है, चलो q का मान 1 रखिए, क्या रखिए? 2 1 कम, 2 और 1 3 विषम संख्या है, q का मान 2 रखिए, 2 दूनी
4 और 1 5 विषम संख्या है। चलो क्यू का मान 5 रख दे, 5 क्या रख दे, 2 पंचे 10 और 1 विषम आ रहा है। चलो क्यू का मान 20 रख दो, 20 गुना 40 और 1 कितना आ गया, आया कि नहीं आया। तो अगर 2q + 1 के रूप की संख्याएं क्या मानी जाती हैं, विषम संख्या, तो सम संख्या कौन माना जाएगा, 2q के रूप की। किस रूप की, किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो सम संख्या बन जाती है। 3 विषम है, 2 से गुणा करो 6 क्या है, आ गया ना। तो किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो वो बन जाएगा सम संख्या। अब किसी भी संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल लिखिएगा ना। 65 और 117 का मौसा जो है 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कह रहा है यम का मान क्या होगा। यह प्रश्न इस साल बोर्ड में आया था। आप बताइए 65 और 117 का मौसा 13 होगा। मौसा माने कामन, तो 13 × 50 और 13 9 दोनों में कामन क्या हुआ, यानी इसका मान किसके बराबर, 13 के बराबर। क्योंकि इसको लिखा जाता है मौसा को, तो लिखेंगे 65m - 117 बराबर 13। इसी को लिखा गया है मौसा के रूप में। तो माइनस का 117 उधर गया तो आ गया 65m बराबर 13 अब प्लस 117, 13 और 117 30 होगा। तो 65m बराबर कितना हो गया, 130। 65 कम 65, 65 दूना, तो यम का मान कितना आ गया, 2। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखा जाए क्या, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b को, किसको, a और b को, ठीक है ना, a का मान इतना, b का मान इतना है, तो कह रहा है कि इनका मौसा क्या होगा। देखिए मौसा का मतलब न्यूनतम घात, कौन सा घात, जो कम घात होगा वही मौसा माना जाता है। तो मौसा को शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। बताइए x की घात कितनी, x की घात कितनी, x की घात कितनी, 1 कुछ नहीं है तो घात 1, तो घात 1 कम की घात 3 कम, 1 कम, तो x लिखा जाएगा। बताइए y का घात कितना, y का घात कितना, तो कम कौन है, तो क्या लिख दें, y², कम वाला, तो यही आपका मौसा होगा, xy²। कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा लसा पूछता तो अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कौन है, 3 वाला, अधिकतम घात कौन है, 3 वाला, तो आता x³ y³। अगर लसा पूछता एलसीएम तो आपका उत्तर ये होता, दिया भी है तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप कम पढ़े लिखे रहेंगे तो वही तुक्का मारेंगे ऑप्शन देखकर, सही से पढ़े रहेंगे तो आप हल करके बताएंगे। अगला देखिए, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों p और q को, ठीक है, p को लिखा गया है इस रूप में, अब q को लिखा गया है इस रूप में, तो फिर से लसा पूछ रहा है। लसा माने अधिकतम घात, तो लसा आपसे पूछा जा रहा है। बताइए a की घात कितनी, 1, और a की घात कितनी, तो ज्यादा वाला लिखेंगे क्योंकि लसा निकालना है। b की घात कितनी, अब b की घात, तो ज्यादा कौन है, 2, तो b², यही इसका उत्तर होगा, a² b², ऑप्शन नंबर समझ आ गया। अगला देखें, तैयार हैं आप लोग, चलिए। एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य माने शून्य न हो, अशून्य माने शून्य, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, याद कर लीजिए। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल, अंतर, सब कुछ अपरिमेय, सब कुछ तो अपरिमेय कहीं दिख रहा है, हाँ, यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। अशून्य माने शून्य ना हो, तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 तो परिमेय है इसलिए अशून्य बोल दिया, कोई दिक्कत। आगे देखा जाए, 1 से 10 तक की सभी अंकों से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। कह रहा है 1 से 10 तक की सभी अंकों से विभाजित हो जाए,
मतलब 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए ना। 10 से तो कट ही जाएगा। देखिए 10 से वही कटेगा जिसके अंत में क्या आए, 0। तो अंत में 0 किसके आ रहे हैं, इसके, इसके, इसके। ये तो लड़ाई से बाहर हो गया ना। 10 कभी हो नहीं सकता क्योंकि 10 3 से नहीं कटेगा, ये भी लड़ाई से क्या हो गया, बाहर। 100 3 से कट नहीं सकता, लड़ाई से क्या हो गया, बाहर। बचा कौन, 2520 यही सही उत्तर होगा। समझ आया। जो 2520 है ये आपका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत, कैसे ऑप्शन हटाना है समझ गया ना। क्योंकि 10 कभी तो हो नहीं सकता, ठीक है। 504 भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम में 0 नहीं है, कोई से नहीं कटेगा। अच्छा अंतिम में 5 नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये आपके 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्या होगा, 2520 इसका सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए इसका उत्तर, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, सम पूर्णांक निम्नलिखित का रूप कौन होगा। अभी बताया है ना, विषम वाला रूप कौन सा होगा, 2 गुने से 1 ज्यादा। अभी भी बताया विषम वाला, क्या बताया है, 2q + 1, ये विषम वाला बताए हैं। और सम वाला क्या बताए थे, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका उत्तर होगा। अगर कहे आपसे सम पूर्णांक तो 2 से गुणा होना चाहिए, किससे गुणा। अब विषम कहे तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, 2 से गुणा करके। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए आप लोग, आगे आपका है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, पूछा गया क्या, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 2q + 1। अगर सम कहता तो, अच्छा ये संख्या सवाल रिपीट हो गया क्या फिर से, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा, विषम संख्या। चलिए आप लोग को याद है, ये सवाल फिर से रिपीट हो गया लगता है। चलिए ये रिपीटिंग सवाल है। अब इधर देखते हैं, 231 और 396 का म सब लोग निकाल लेंगे। तो ये म से निकाल के आप लोग बताइएगा बाद में, ठीक है। 120 और 256 का भी म से निकाल लेंगे। ये दोनों सवाल आपका CW होगा इसके बाद, ठीक है ना। अब 176 का आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालना है, तो 176 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से काटेंगे, 2 8, 1 बचा और 6, तो फिर 2 8 16, 88 आ गया। 2 से काटेंगे तो 44 आ गया, 2 से काटेंगे तो 22 आ गया, 2 से काटेंगे तो 11 आ गया, 11 से काटे तो 2 कितनी बार, तो 2 4 बार और 11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। कोई दिक्कत। अगला देखा जाए, अगला है करनी में 2 बराबर 1.414 डॉट डॉट, खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म, तो खत्म नहीं होगा तो क्या कहेंगे। चलिए अब करा 0.9 क्या है, तो परिमेय है, क्या है, क्योंकि शांत है तो क्या होगा, परिमेय, शांत है तो परिमेय। ये वाले आपके सवाल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं पहले पार्ट से संबंधित हो गए, ठीक है। अब जो है अगला वीडियो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का।